कभी कोई शील्ड बनानी हो, कोई शील्ड, अब आराम से, ये कल जो हमने काम किया था, याद है? कल जो किया था, तो ये मैंने आपको कल इसका बता दिया था, और ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट का भी आपको बता दिया था, और कॉपी करते ये आपको बता दिया था कि ये आपका पैरेलल वर्जन उसका क्रिएट कर देता है, जिसको आप फिर अपने हिसाब से मूव करके इसको कनेक्ट करते हो, ज्वाइन करते हो। ठीक है, कुछ भी आप इस तरह क्रिएट करना चाहो, तो ये हमने कल इसके टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। अच्छा, आज हम लोगों ने क्या करना है? आज हम लोगों ने कोई भी शेप आपके पास हो, लाइक दिस इज ए शेप, ठीक है, और ये आपके पास शेप है। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, विंडो मेन्यू में जाना है। और विंडो मेन्यू में मैंने अभी आपको बोला कि चाहे आप इसमें अलाइन पे क्लिक कर दें, नंबर वन, चाहे आप इसमें पाथ फाइंडर पे क्लिक कर दें, नंबर टू, ठीक है, और चाहे आप टी फॉर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दें। ये तीनों पैनल्स आपके पास मौजूद है, इसकी शॉर्टकट कीज भी हैं। इनमें से किसी एक को आप जब क्लिक करोगे तो स्टूडेंट ये तीन पैनल्स आते हैं इकट्ठे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया। इन पैनल्स को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना, जो चीज इसमें से नहीं आपको पता वो पूछ भी लेना। वैसे तो मैं बताता हूँ सारी। ट्रांसफॉर्म है, अलाइन है, और ये है पाथ फाइंडर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पहली शायद ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है जो हम लोगों ने किसी ना किसी हद तक कवर कर ली थी। जैसे ये आपके पास एक शेप है जो कि मैंने सिंपल सा स्क्वायर बनाया है। आपको पता है एक्स एंड वाई एक्सिस की पोजीशन यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो रही है कि नहीं हो रही? एक्स की पोजीशन और ये वाई की पोजीशन, ऊपर और नीचे, जो कि आप ऐसे भी करते हो सिलेक्ट करके। ये आपकी एक्स की पोजीशन चेंज हो रही है ना, और ये वाई की पोजीशन चेंज होगी। जैसे आप इसको सेट करते हो, ये देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है एक्स एंड वाई की। इसका मतलब अगर आप सिलेक्शन टूल के साथ अपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हो, मतलब ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो, साइज करना चाह रहे हो, तो इसका नाम होता है ट्रांसफॉर्म करना। क्या क्या मैंने बोला? मूव करना चाह रहे हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, पोजिशन करना चाह रहे हो। तीसरा, आप इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना चाह रहे हो। ये विड्थ और हाइट इकट्ठी बढ़ रही है कि नहीं? ये क्या हो रहा है? विड्थ बढ़ रही है और ये विड्थ कम हो रही है। ये विड्थ कम हो रही है। हाइट, हाइट बढ़ानी है तो ये हाइट है। क्या विड्थ बढ़ रही है? नो। ये असल में आपने इस ब्लैक को और करना है, इसको ना देखना, ये ब्लू वाली को। ये ब्लैक, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट हो रही है। ठीक है, हाइट ही बढ़ा रहा हूं ना, एच फॉर हाइट। क्या इसकी विड्थ बढ़ रही है? नो। एग्जैक्टली कितनी वैल्यू देनी है वो यहां पे आपको बता सकते हो, मिलीमीटर में। ठीक है, वाले साहब, इसका मतलब है आप अपनी शेप जो आपकी करंटली सिलेक्टेड है, अगर आप उसको मैनेज करना चाहो। अच्छा, इसके इसके पॉइंट को एक और समझ लो। ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है इसका। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट से रेलेवेंट इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। सेंटर पॉइंट अपनी जगह पे है, सेंटर पॉइंट अपनी जगह पे है। ठीक है, अगर आप इसके कॉर्नर से इसको विड्थ बढ़ाना चाह रहे हो, यहां से ले लो अपर कॉर्नर। अब देखो विड्थ, अपर कॉर्नर अपनी जगह पे रहेगा। ऐसे ही हो रहा है। और अगर आप चाह रहे हो कि ये वाले को फिक्स कर दिया जाए, इधर वाले को, तो ये ऑन कर दो कॉर्नर। इसका मतलब है आप जिस पॉइंट को फिक्स करना चाहो फिक्स कर सकते हो, और इसको बिल्कुल उल्टा भी सकते हो ऐसे। ठीक है, बिल्कुल बंद भी कर सकते हो। अब विड्थ पता कितनी है? 0।
हाइट ये असल में था क्या आपका रेक्टेंगल, ठीक है, आप इसको यहां से कम ज्यादा कर सकते हो। और वैसे ये जितनी मैंने आपको चीजें बताई हैं, खासतौर पे 4 आपको ऑप्शन जो बताई हैं, और 5वीं बताने लगा हूं, रोटेट। ये रोटेट किस पॉइंट के राउंड रोटेट हो रहा है? एक पॉइंट आपको फिक्स लग रहा है, दूसरा पॉइंट उस हिसाब से रोटेट हो रहा है। फिक्स जो हुआ है वो आपको नजर आ रहा है। आप जितना डिग्री देना है आप यहां से दे सकते हो। 0 डिग्री, एग्जैक्टली 30 डिग्री। और अगर आप सेंटर के राउंड करना चाह रहे हो तो सेंटर पे क्लिक कर दो। अब आपका सेंटर के राउंड इसको रोटेट करेगा। सेंटर पॉइंट इज फिक्स 0, 30 डिग्री। और अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो लाइन लगा लो, ये लो। अब लाइन की तो समझ आएगी इंशाल्लाह आपको। ये लाइन लगाई, ठीक है। अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाह रहे हो, विड्थ मतलब, अच्छा इसकी हाइट नहीं है, हाइट नहीं हो रही, विड्थ हो रही है। और ये विड्थ किस साइड पे बढ़ रही है? दोनों साइड पे बढ़ रही है। वजह क्या है? सेंटर ऑन है, देख रहे हो? सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ विड्थ को बढ़ा रहा है। अगर आप चाह रहे हो इसको फिक्स कर दिया जाए, जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, तो आप यहां पे इसको ऑन कर दो, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो, उस पॉइंट से दूसरी तरफ विड्थ बढ़ा रहा है। और अगर आप चाह रहे हो नो, इसको फिक्स कर दो, अब विड्थ बढ़ाओ, अब इधर बढ़ेगी, विड्थ है ना, अब वो वाला पॉइंट फिक्स हो गया। और अगर आपको कहा जाए रोटेट कर दो, अब आप ये बताओगे रोटेट किस पॉइंट को फिक्स करना है, बताओ। इस वक्त ये वाला पॉइंट फिक्स है, इधर वाला, राइट वाला। लेफ्ट को करना है, लेफ्ट को फिक्स कर दो और रोटेट करना, ये लो। कितनी डिग्रीज पे करना है? 45 डिग्री पे, 60 पे, ये लो, 90 डिग्री पे, ये लो। कौन सा पॉइंट फिक्स है? जो आपने कहा था। 0 कर दूं दोबारा? उस पॉइंट के मुताबिक वो उसको रोटेट एंगल वो दे देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन ऑप्शंस को यूज करोगे, और ये आपके पास और भी ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे ये देखो। अच्छा, ये टेक्स्ट के ऊपर भी चलती है ऑप्शन, टेक्स्ट को भी कर सकते हो। लाइक ये टेक्स्ट लिखता हूं, साइज बड़ा करना बड़ा कर दो, ये लो। अगर आप इस पे प्रॉपर्टीज को यहाँ यूज करना चाहो आप कर सकते हो। अगर आप इसकी विड्थ, ये इस तरह है जैसे आप यहाँ पे आके इसको स्ट्रेच करते हो, ऐसे यही हो रहा है। असल में हो ऐसे ही रहा है। ट्रांसफॉर्म के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो? एक्स एंड वाई की पोजीशन बता सकते हो। नंबर 2, विड्थ और हाइट बता सकते हो। नंबर 3, इसको रोटेट कर सकते हो। नंबर 4, इसको स्लांट कर सकते हो। इसे बोलते हैं स्क्यू करना, ये स्क्यू, ये यहां से होता है। और करना है, और करना है, इसे बोलते हैं स्क्यू करना। अच्छा, बाद अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट भी चाह रहे हो, उसका स्क्यू वर्जन भी चाह रहे हो, तो कोई मसला नहीं, इसकी सेम कॉपी बना लो, लाइक दिस, ठीक है। और कॉपी बना के इसको इसी के ऊपर रखना है, इसी के ऊपर रख लो, और इसको स्क्यू कर लेते हैं। ये दूसरी साइड पे लेके आना, दूसरी साइड पे ले आओ, स्क्यू करना है। इसके कलर्स डिफरेंट कर देते हैं ताकि पता तो चले डिफरेंट है। ये देख रहे हो, ओरिजिनल वर्जन नीचे नजर आ रहा है, और नया जो स्क्यू वर्जन है वो उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसको मजीद स्क्यू करना है, यू नीड मोर, ये लो। यही रखना है, ये साइड पे रखना है, ये लो। आपकी मर्जी है, आप उसको किसी हवाले से भी आप स्क्यू वगैरह आप करके देख सकते हो। तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्म में ये टोटल 6 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये होता है इसकी एक्स एक्सिस वैल्यू मूव करने के लिए, ये वाई एक्सिस मूव करने के लिए, ये होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करने के लिए, ये होता है वर्टिकल स्ट्रेच करने के लिए, और यही सारी चीजें। और इसके अलावा ये होता है रोटेट करने के लिए। ये सारी चीजें आपको इधर होती हुई नजर आ रही हैं, सब कुछ इधर से हो रहा है, ठीक है। अंडू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप अगर चाहो तो
टूल यूज कर लो सिलेक्शन का, और सिलेक्शन करने के बाद एग्जैक्टली अगर आप वैल्यूज के ऊपर प्ले करना चाहो, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, विड्थ, हाइट, ये आप कर सकते हो। और मजे की बात है, अगर आप विड्थ और हाइट इकट्ठी रखना चाह रहे हो, एक जैसी, एक ही रेशो में बड़ी या छोटी हो, तो इसको आपको मैंने बोला था, ये आपके पास एक कंस्ट्रेंट विड्थ एंड हाइट की प्रोपोर्शन होती है, इसको ऑन कर दिया करो। इससे फायदा ही होगा कि जैसे हाइट बढ़ेगी विड्थ भी बढ़ेगी, हाइट कम होगी विड्थ भी कम होगी, इकट्ठी हो रही है ना, दोनों वैल्यू देखो ऊपर वाली रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर दोनों एक जैसी रख लोगे फिर दोनों एक जैसी चलेंगी। अब तो इत्तेफाक से दोनों अलग अलग है ना, तो उसी रेशो से डबल कर रहा है। ये 33 है तो वो 61 होगा, इसको जैसे 60 करोगे वो उसी हिसाब से उसी रेशो से बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो होगी बातें ट्रांसफॉर्म की। अब मैं आपको ना, इसके अंदर दो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो कि बंद हैं इस वक्त, टिक नहीं हुए हुए, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शायद बताए भी थे। क्या करते हैं, कोई बता सकता है? एक स्केल कॉर्नर्स है, एक स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स है। क्या करते हैं ये, कोई याद है क्या करते हैं? हाँ जी, आपको याद है हमने लोगो बनाए थे, फिर मैंने कहा था उसको आप स्केल अप जब करते हो तो डिजाइन में आपका जो कॉर्नर्स हैं उस हिसाब से वो राउंड नहीं करता, स्केल अप होने से वो राउंड ज्यादा बढ़ जाता है, स्केल डाउन से करने राउंड छोटा होना चाहिए। कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये कॉर्नर्स को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, ये यहाँ से कंट्रोल होती है ट्रांसफॉर्म में। यहाँ से देख लो, मिसाल के तौर पे आपको याद होगा मैंने एक लोगो बनाया था, बल्कि आप लोगों ने भी शायद अटेम्प्ट किया था, आइडियाज का लोगो, याद है? वो आपने जो बनाया था तो उसमें क्या किया था आप लोगों ने, कॉर्नर्स को राउंड किया था। किसी एक कॉर्नर को राउंड करना हो तो आपको पता है ये ऑप्शन मौजूद है, आपको एक्टिवेट करके इस कॉर्नर को राउंड ऐसे आपको करना पड़ता है, जितना आपने करना हो कॉर्नर को राउंड ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा, किस कॉर्नर को राउंड किया था हमने, ये वाले को, इस वाले को ऐसे किया था, ठीक है? कितना करना है, इतना ठीक है? ज्यादा हो गया, कम कर दूं? अब ठीक है? ठीक है, और ये भी करना है, और साथ वाला और कौन सा करना है? बस यही एक ही करना था, कॉर्नर। अच्छा, और इसका अगर आपने पैरेलल वर्जन बनाना तो मैंने ये भी आपको बोला था कि आप इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ पे रख देना, और यहाँ पे रख के आपको मैंने बोला था इसको फ्लिप कर देना। तो फ्लिप करने के लिए प्रॉपर्टीज में भी आपके पास फ्लिप की ऑप्शन होती है, याद होगा, फ्लिप यहाँ से भी कर सकते हैं ये, ठीक है? और इसको करने के बाद आप इसको प्लेस करोगे ओवर हेयर ऐसे, ठीक है? मजीद राउंड करना चाहिए था मुझे, चले अभी मैं रफली कर रहा हूं। अच्छा, ये देखो, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं, और करने के बाद इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। वैसे तो कॉपी पेस्ट आप यहां से भी कर सकते हो, कॉपी, और अगर आपने फ्रंट पे रखना हो यानी कि अबव लेयर के ऊपर इसकी प्लेसमेंट करनी हो तो प्लेस इन पेस्ट इन फ्रंट कह देना। अगर बिलो लेयर पे पेस्ट करना हो तो फ्रंट इन पेस्ट इन बैक कर देना, मुझे फ्रंट पे चाहिए। हाँ, ये फ्रंट पे आ गया, और इसको अब आपने क्या करना है, फ्लिप करना है, ये फ्लिप हो रहा है, ठीक है? और इन दोनों को आप ड्रैग करके जहां पे आपने प्लेस करना है आप कर दो। अच्छा, अब मसला कहाँ पे आता है और ये ऑप्शन कहाँ इस्तेमाल होती है, ये बताने लगा। ये देखो, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस वगैरह एवरीथिंग इज ओके। एरो कीज राइट वे होती हैं कि आप इससे बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। ग्रिड्स अगर स्नैपिंग ऑन होगी तो बाद का स्नैपिंग में इशू होता है। ये लो, मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे रख दिया।
अच्छा, अब अगर आप गौर करो, ये 4 सिंबल मैंने बनाए, कलर मैंने इसके अंदर कोई नहीं रखा, आप कलर करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, ये 4 सिंबल्स हैं। आपको पता है जब मैं इसको सिलेक्ट करके साइज छोटा करूंगा तो क्या होगा? क्या ये शेप मेंटेन रखेगा या खराब होगी? शेप मेंटेन रखेगा या खराब होगी, ये मैं पूछ रहा हूँ। खराब होगी। यहाँ रख रखे देख लेते हैं, शायद, मतलब शिफ्ट के साथ करूं। शेप मेंटेन रही। अच्छा, क्या वजह है इसकी? ये क्यों मेंटेन रही स्टूडेंट्स? नो, उसकी एक रीजन ये है, स्केल कॉर्नर्स ये ऑन थे, स्केल स्ट्रोक ऑन था, वरना ऐसा ना होता। हाँ, नहीं देखो, दोनों में फर्क है। एक कॉर्नर्स को छोटा, जब ऑब्जेक्ट को करोगे कॉर्नर्स भी छोटे हो जाएंगे, बड़ा जब करोगे कॉर्नर भी, राउंड भी बड़ा हो जाएगा, उसका होना भी चाहिए, फिर ही शेप एक जैसी रहेगी ना, वरना तो खराब हो जाएगी। ठीक है, ये वो 2 ऑप्शंस हैं जिनको ऑन रखना चाहिए आपको, जब आप कोई ऐसा कोई लोगो बनाते हो, कोई आप डिजाइन बनाते हो जिसको आपको स्केल अप या डाउन करना रिक्वायर्ड हो फ्यूचर में, तो ये 2 ऑप्शन को आपने टिक रखना है। ये 2 ऑप्शन अगर आपने टिक नहीं की तो खाना खराब हो जाएगा उसका, सीधी सी बात है। जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे, साइज छोटा बड़ा करोगे। एक काम करते हैं, इन चारों ऑप्शन को, इन चारों बॉक्सेस को सिलेक्ट करके इसको मैं ऑफ कर देता हूं, कॉर्नर्स को भी और इसके स्ट्रोक को भी। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। वैसे तो इसका स्ट्रोक ऊपर आपको नजर आ रहा है 1 पॉइंट का है, ठीक है, और कॉर्नर्स के ऊपर मैंने कुछ समथिंग वो उसका राउंडनेस उसकी सेट की थी, और उसकी मैंने चूंकि कॉपी की थी तो सेम सेम नजर आ रही है आपको। अब इसको लेके आते हैं जरा, इन चारों को सिलेक्ट करके ना, ऑल्ट के साथ इनको चारों को आप एक्टिवेट करो, और सिलेक्ट नहीं हो रहा, ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देते हैं। बाद में वही करने लगा हूं, ठीक है, और इसको अब स्केल डाउन करते हैं। शिफ्ट से कर रहे हैं, खाना खराब नहीं हो गया? ये वो तो शेप है ही नहीं। तो आपने जब कभी कभी ऐसा डिजाइन रेडी करना है तो इस चीज को मेक श्योर करना कि उसको किसी बिलबोर्ड पे भी लगाना है, और उसको किसी एक कार्ड पे भी लगाना है, या वेबसाइट पे छोटा सा आइकन लगाना है। तो अगर आप ऐसी लोगो डिजाइन कर लो और इन ऑप्शन को इग्नोर कर दो, तो वो सिर्फ उसी वक्त, उस वक्त के लिए ठीक लगेगा। जैसे उसको साइज डाउन करेगा आपका क्लाइंट, आपने उसको एक सपोज इसके लिए रेडी किया आपने कवर पेज के लिए ये लोगो, लेकिन इसको उठाकर वो बिजनेस कार्ड पे लगाएगा, साइज छोटा करेगा कि नहीं करेगा इसका? साइज जब छोटा करेगा तो वो इस तरह, तो आपको वो तो टोटल उसका डिजाइन ही चेंज हो जाएगा जैसे इसका हुआ। अब आप अगर मुझे कहो, अगर कोई भी अक्लमंद इंसान कहे कि सर ये दोनों सेम है, कौन कहेगा ये दोनों सेम है? पैरेलल आपको दोनों मैं साथ साथ रख के दिखा रहा हूं, क्या सेम है इसमें? ये तो कुछ और ही बन गया। वजह क्या है कि कॉर्नर्स स्केल अप और डाउन नहीं हुए, स्केल कॉर्नर का डाउन होना चाहिए था, साइज छोटा हो रहा है, और अप होने से साइज बड़ा होना चाहिए। अब मैं इसको बड़ा करता हूं, अगर अगर आपसे कोई कहे इसको बिल बोर्ड पे लगाना है जो 100 बाय 100 फीट का है, उसका साइज जब मैं बड़ा करूंगा शेप वो लगेगी नहीं। क्यों? कॉर्नर्स पे गौर करो, कॉर्नर उतने ही रहे, साइज उतना मैं बड़ा जितना मर्जी करूं कॉर्नर उतने ही रहेंगे। और कॉर्नर जब उतने रहेंगे, इसमें और ओरिजिनल डिजाइन में फर्क है कि नहीं है? ये देखो, ये कॉर्नर का साइज छोटा या बड़ा होना चाहिए। जब उसको स्केल अप करोगे कॉर्नर बड़े होने चाहिए, स्केल डाउन करोगे कॉर्नर छोटे होने चाहिए, फिर ये शेप मेंटेन रहेगी। वरना तो शेप आपकी बिगड़ जाएगी, असल शेप के साथ मैच ही नहीं करेगी आपकी। क्या ऐसा हो रहा है? और दोनों का अपना अपना रोल है। ये देखो, ये इस तरह है स्टूडेंट्स कि मैं एक शेप बनाता हूं, ये ठीक है, ये शेप बनाई मैंने, और इसका पॉइंट्स में वैल्यू भी दे देता हूँ। स्ट्रोक की वैल्यू मैंने तकरीबन 3 पॉइंट्स कर दी। अगर मैं आपको कहूँ इसको मैं छोटा करूं तो इसकी स्ट्रोक की वेट भी कम हो, जब बड़ा करूं स्ट्रोक का वेट भी बढ़े।
क्या अभी ऐसा होगा? नहीं होगा। वजह क्या है? देखो, इसको मैं साइज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये लो, कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट, या प्लेस या फ्रंट कह दो। ये लो, अब मैं इसका मैं साइज छोटा करता हूं। शिफ्ट के साथ करना है, शिफ्ट के साथ कर लो, फिर कॉपी पेस्ट करता हूं। फिर इसको कॉपी पेस्ट करता हूं। अच्छा, इसको काम करने का ना और बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि वो डिस्कस नहीं किए मेन्यू के अंदर, इसलिए मैं ये वे यूज कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, क्या ऊपर वाले सर्कल का स्ट्रोक, उससे छोटे का स्ट्रोक, उससे छोटे का स्ट्रोक चेंज हुआ है? वो ऊपर भी नजर आ रहा है, 3 पॉइंट है। विजुअलाइजेशन तो बाद की बात है ना, आपको ऊपर प्रॉपर्टी भी नजर आ रहा है कि सेम है। छोटे सर्कल का भी क्या नजर आ रहा है? 3 पॉइंट। जब बड़े सर्कल को क्लिक करते हैं उसका भी नजर आ रहा है 3 पॉइंट। ये देखो, इसका भी 3 पॉइंट है, छोटे से छोटा, जितना मर्जी छोटा कर दो, यहां तक कि बिल्कुल ही छोटा कर दो, तो उसका भी 3 पॉइंट ही होगा। लेकिन आप चाह रहे हो ऐसा ना हो। ऐसा ना हो तो आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? आपको इस प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर दो। किसको? स्केल स्ट्रोक्स को। अब पता क्या होगा, अगर मैं आप इस इमेज को छोटा करूंगा, आप देखना पॉइंट्स जो ऊपर 3 पॉइंट है वो छोटे हो जाएंगे। ये देखो। अच्छा, ये आप देख रहे हो कि बड़े अजीब सा डिजाइन बन रहा था। इस वजह से बन रहा था, इस कॉर्नर को मैंने एक्टिवेट नहीं किया था, ये वाला। अब इस कॉर्नर के हिसाब से मैं छोटा करूंगा। अब देख रहा हूं उसके हिसाब से आपको डिजाइन चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये कॉपी करता हूं, अगेन ये पेस्ट करता हूं, पेस्ट इन फ्रंट। ठीक है, इसको मैं साइज छोटा करने लगा हूं। शिफ्ट के साथ कर ले। ये देखो, छोटा भी कर लो अगर, बिल्कुल बिल्कुल मैं छोटा सा साइज कर देता हूं। अगर आप गौर करो, ये इसका पॉइंट साइज कितना है ऊपर देखो, कम हुआ है कि नहीं हुआ? और इसका पॉइंट साइज कितना है जो था एक्चुअल ऑब्जेक्ट? 3 पॉइंट। और इसका कितना रह गया? पॉइंट समथिंग रह गया। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन आपको उस सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप कोई डिजाइन रेडी करते हो, और रेडी करने के बाद उसको बिग साइज में लेके जाते हो या उसको स्मॉल वर्जन लेते हो। और खास तौर पे जब कॉर्नर्स के ऊपर स्केल अप और स्केल डाउन, वो जो एडिडास का लोगो है उस पर आपको पता है कॉर्नर भी बना हुआ है। और कॉर्नर बना हुआ, जब साइज छोटा करोगे तो कॉर्नर खराब हो जाएगा। बड़ा करने पे भी कॉर्नर साइज वही रहेगा, छोटा करने पे भी कॉर्नर साइज रहेगा, तो लाजमी डिजाइन वो नहीं नजर आएगा जो एक्चुअल है। ठीक है, तो आमतौर पे आपको क्या कहा जाता है कि इन दोनों ऑप्शंस को आपने चेक ऑन रखना है। और एक चीज याद रखना, अगर आपने एक डिजाइन बनाया, बनाने के बाद ये हमारे क्या नाम है, जैद, मिस्टर जैद को भेज दिया, इन्होंने अपने कंप्यूटर पे लोड किया, और ये चेक बॉक्स इन्होंने वहां पे ऑफ है, ये साइज छोटा करेंगे बेड़ा गर्क हो जाएगा डिजाइन। इनको भी ख्याल करना पड़ेगा कि जब वो फाइल इनके पास पहुंचे इलस्ट्रेटर की और वो ओपन करें, तो साइज छोटा या बड़ा करने से पहले ये जरूर मेक श्योर करें ये दोनों ऑन है। भाई आपको तो पता था, आपने ऑन करके काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये फाइल मैंने यूएसबी पे मिसेस जैद को भेज दी, इन्होंने वो डाउनलोड की, और डाउनलोड करने के बाद इलस्ट्रेटर में ओपन की, इलस्ट्रेटर में ओपन करके इन्होंने छोटा सा कार्ड बनाया, उसमें इसी लोगो को जो मैंने बनाया है उसके ऊपर प्लेस करने गए, साइज छोटा करने गए, साइज छोटा किया तो एडिडास की लोगो ही खराब हो गया। तो इसका मतलब जिनको भेजी जाएगी उन पे भी लाजम है कि जब इलस्ट्रेटर में ओपन करें, इस चीज को मेक श्योर करें साइज बड़ा या छोटा करने से पहले, फाइल ओपन होगी ठीक है, साइज छोटा या बड़ा करने से पहले ये दोनों चेक बॉक्सेस वो भी ऑन करेंगे, वरना डिजाइन वो नहीं होगा जो मैंने भेजा। छोटा करने पे बिगड़ जाएगा, बड़ा करने पे भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि स्केल ना तो स्ट्रोक का बड़ा हो रहा है बड़े करने से, स्ट्रोक वेट जिसे बोलते हैं, और कॉर्नर्स ना वो स्केल अप करने से कॉर्नर्स राउंडनेस उस हिसाब से आ रही है, ना छोटे करने से उस हिसाब से कम हो रही है। अच्छा, इसका एक तरीका और हो सकता है, वो होता है प्रेफरेंसेस। ये आप यहां से भी ऑन कर सकते हो। आमतौर पे ना ज्यादातर लोग अगर भूल भी जाएं इसको ऑन ऑफ करना, तो यहाँ पे जाके ना
इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? स्केल कॉर्नर्स। और ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये वही ऑप्शन नहीं है जो आपको बाहर दिखा रहा हूं मैं? तो आमतौर पर प्रेफरेंसेस में ना लोग इसको ऑन ही रखते हैं ताकि भूलने का मसला ही खत्म हो जाए। तो ये ऑन, आमतौर पे ये ऑन ऑफ आप, ये अभी ऑन है ना, अभी ऑन है, अभी देखो इधर से मैंने ऑफ कर दिया। एडिट मेन्यू में जाओ, प्रेफरेंसेस में, जनरल में, ऑप्शन ऑफ हो गई। समझ रहे हो? ऑप्शन ऑफ हो गई। इसका मतलब आप यहां पे इसको ऑन कर दो और ऑन ही रखो, ठीक है? इधर इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, रहने दो जैसे। ये उस सूरत में फायदेमंद है जब आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको शेप, उसको स्केल अप और स्केल डाउन करते हो। वेट में फर्क पड़ता है, छोटा करने से वेट कम हो जाता है, बड़ा करने से वेट बढ़ जाता है। वेट का मतलब उसकी विड्थ, मोटाई। शेप कोई भी हो, लाइन हो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, एनीथिंग। और दूसरा कॉर्नर्स अगर हैं तो कॉर्नर्स को भी स्केल अप रिक्वायर्ड है बड़ा करते वक्त, और स्केल डाउन रिक्वायर्ड है, सॉरी डाउन करते वक्त छोटा रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो ये आप चाहे वहां से ऑन कर दो प्रेफरेंसेस में, या यहां से ऑन कर दो, एक ही बात है। अच्छा, अब मैं आपको ना प्रॉपर्टीज, अगर आप स्टूडेंट्स देखो तो यहाँ पे मैं मजीद ट्रांसफॉर्म को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में कुछ ऑप्शंस और आ गई हैं क्योंकि सर्कल आपने बनाया हुआ है। सर्कल की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जब मैं क्लिक करता हूं तो गौर करो, एक्स वाई पोजीशन तो पता लग गया था, विड्थ हाइट भी पता लग गई थी, रोटेशन भी हमें पता है, ठीक है? रोटेशन उस सूरत में फायदेमंद है जब शेप कुछ इस तरह की हो, ऐसे, ठीक है? अब आप इसको रोटेट करोगे तो बाकायदा आपको पता चलेगा रोटेट हो रहा है, सिंपल। तो गोल का तो नहीं ना पता लगना था, लेकिन ये तो एक बैजरी शक्ल आ गई ना, इसको अगर आप रोटेट करोगे तो लाजम है आपको पता चलेगा रोटेट हो रहा है, जिस एंगल पे करना चाह रहे हैं। स्क्यू भी पता चल रहा है जितना करना चाह रहे हो। यहां तो ये ठीक चीज हो गई। ये क्या है? विड्थ स्केल इसकी, विड्थ, और ये रिस्पॉन्ड कर रही है कि हाइट के साथ, ये यहां से चल रही है ना, दोनों इकट्ठी बढ़ रही है, ये कम हो रही है। वजह क्या है? ये आपको ये ऑन किया हुआ है, इसको ऑफ कर दो, ताकि अगर विड्थ बढ़ानी है विड्थ बढ़ाओ, हाइट बढ़ानी है हाइट बढ़ा लो, आपकी मर्जी है। और ये आप इसकी इलिप्स की प्रॉपर्टी से इसको रोटेट भी कर सकते हो, ऊपर भी मौजूद है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें डबल डबल क्यों दिया है कोई समझ नहीं आ रही। ऊपर भी तो ट्रांसफॉर्म में वही ऑप्शन है, नीचे भी वही वो कर रहा है, ठीक है? और फिर अगर आप इसमें, ये क्या जी, इनवर्ट पाई, ये पाई की शक्ल अगर हो, पाई क्या होती है? पाई ये होती है जनाब, ये पाई है, ठीक है? मैंने उसका माउथ ओपन कर दिया, ये पाई बनी हुई है, ठीक है? पाई को आप अगर रिवर्स करना चाहो यहां से कर लें। पाई का ये वाला सेगमेंट चाहिए या उसका रिमेनिंग सेगमेंट चाहिए, आपकी मर्जी है। जब आपके पाई की, आपको मैंने कुछ रोज पहले बताया था, पाई इस तरह आप इसकी वैल्यूज को सेट कर सकते हो, ठीक है? ये आपके हैंडल्स मौजूद हैं, इससे पाई को आप जितना आप दिखाना चाह रहे हो, आपको ये चाहिए, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, ये आप कर लेना। और ये करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसको डायरेक्शन चेंज करनी है, यू कैन डू इट फ्रॉम दिस आइकन। इतना सेगमेंट चाहिए, या आपको, अब ये देखो दोनों तरफ दिख रहा है, ये आपका रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है, ये आपका उसका एक्चुअल पार्ट दिख रहा है। इसको आप आपस में स्वैप कर सकते हो, ये स्वैपिंग के लिए इन दोनों के दरमियान में घूमना हो, ये लो, दिख रहा है? ये भी बात क्लियर हो गई। अब ट्रांसफॉर्म इज ओके। अब मैं आपको ना पाथ फाइंडर के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। पाथ फाइंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे आप कर क्या सकते हो, जब आपके पास नंबर ऑफ शेड्स ज्यादा हो, कम से कम दो, कम से कम दो, तो ये चार ऑप्शन शेप मॉड्स कहलाते हैं, और नीचे आपकी 6 ऑप्शन, इसे पाथ फाइंडर ऑप्शन कहते हैं। अब आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, क्या इसका फायदा है, वो देख लें। ये देखो, पाथ फाइंडर की मैं शेप मॉड्स डिस्कस करने लगा हूं। यूनाइट नंबर 1, नंबर 2 माइनस फ्रंट, नंबर 3 इंटरसेक्ट, नंबर 4 एक्सक्लूड, ये 4 ऑप्शन है, इन्हें बोलते हैं शेप मॉड्स। क्या बोलते हैं? शेप मॉड्स। ये ऑलमोस्ट कॉरल में भी थी, यहां पे भी है, नाम इसने थोड़ा सा उसका रख दिया पाथ फाइंडर।
ठीक है, पाथफाइंडर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस। कौन कौन सी? पहली है यूनाइट, दूसरी है इंटरसेक्ट है, थर्ड वन इंटरसेक्ट है, सेकंड वन आपकी माइनस फ्रंट, माइनस फ्रंट। चौथा तीसरा है इसका इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। और चौथा है एक्सक्लूड, काम की ऑप्शन है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, एक्सक्लूड। ये 4 ऑप्शन का इस्तेमाल मैं आपको बताने लगा हूं एक एक करके। अच्छा, यूनाइट क्या करता है और इससे आप क्या कर सकते हो? यूनाइट, आप जब कभी आपके पास एक शेप बनी हो और आपके पास इसके साथ एक और शेप अगर आपकी एग्जिस्ट करती हो, जैसे ये मैं और के साथ बना देता हूँ, ये 2 शेप्स हैं और इनका कलर मैं डिफरेंट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको यूनाइट का पता लगे, यूनाइट करता क्या है। आगे ये 2 शेप्स हैं, दोनों को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो यहां से आप यूनाइट की ऑप्शन को यूज कर सकते हो। यूनाइट का मतलब होता है दोनों को इकट्ठा कर दो, एक ही शेप बना दो, एज ए सिंगल शेप ये क्रिएट कर देता है। ये लो, ये काम है इसका। ये आपके सिर्फ 2 हैं, अगर 100 भी होती उनको भी यूनाइट कर देता। कभी आप इस तरह का आप कोई सिंबल बनाना चाहो, कोई डिजाइन बनाना चाहो, तो यहाँ पे यूनाइट ये काम करता है। अब इसका, अच्छा, बाल का ना कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं होती, उसको बनाने के लिए आपको शेप्स को यूज करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट। ये देखिएगा, लाइक मुझे यहां पे क्लाउड चाहिए, क्लाउड चाहिए, तो क्लाउड, ये मैंने एक सिंपल सा सर्कल बनाया और इसकी कुछ कॉपीज बना देते हैं सिलेक्शन से। ये लो, जरूरी नहीं है एक ही शेप, आप डिफरेंट डिफरेंट भी ले सकते हो, लेकिन मेरी क्लाउड के लिए मुझे ये रिक्वायर्ड है इस तरह की शेप्स। ये क्लाउड बनाना है मैंने, ठीक है। ये अलग अलग भी कलर हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कलर चाहे डिफरेंट डिफरेंट भी करना हो, लेकिन आपको अल्टीमेटली कलर एक ही मिलेगा। वो कौन सा होगा ये सोचने वाली और देखने वाली बात है। अगर मैंने अलग अलग रख भी दिए हैं कलर्स, आप इन सबको सिलेक्ट करके यूनाइट पे क्लिक करने लगा। जैसे मैं यूनाइट पे क्लिक करूंगा, जो आपका स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा, शेप की फिलिंग, लाइन स्टाइल, लाइन का वेट, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हो सबसे आखिर में कौन सा था? सबसे ऊपर यही है ना, ये है। और अगर आपको लेयर पैनल में चले जाओ, लेयर पैनल में भी आपको यहां पे वाजे नजर आएगा। लेयर पैनल में जो सबसे लास्ट बना था वो येलो था। अगर इसका कलर मैं चेंज कर दूं, येलो की बजाय मैं ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। आप अब जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने लगे हो, इसमें जो सबसे लेयर में हाईएस्ट आपकी लेयर में पड़ा होगा, टॉप लेयर पे पड़ा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज सिर्फ फिल की नहीं, स्ट्रोक की भी लग जाती है। अगर स्ट्रोक लगाओ तो, जैसे मैं स्ट्रोक लगा देता हूं, लाइन स्टाइल भी दे देता हूं, ये लो, ठीक है, ये देख रहे हो। अब आपने जब सब कुछ सिलेक्ट करना है, तो इसमें एक चीज का आपने ख्याल करना है कि जो आपके स्टैकिंग ऑर्डर में टॉप लेयर में आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और इनको यूनाइट कर देगा। ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि यार ये ब्लू वाला अगर कर देता, तो इसको ऊपर ले आओ ना, ऐसे ऊपर आ गया टॉप पे। अब अगर आप अब यूनाइट करोगे तो स्टैकिंग ऑर्डर जिसका टॉप पे होगा वो यूनाइट में सर्वाइवल होगा, उसकी प्रॉपर्टीज। समझ रहे बात? अंडू कर देते हैं। अच्छा, इसको एक तरह और मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। बाल का ना आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को यूज करके यूनाइट करना होता है, तो वो मैंने करके दिखा रहा हूँ। और ये क्लाउड बनाने के लिए मुझे ये सारी शेप्स को रखना पड़ा और यूनाइट। अच्छा, मजे की बात है कि बताऊं आपको, ये जरूरी नहीं शेप्स आपस में ओवरलैप हो रही हो। अगर दो दो शेप्स एक इधर पड़ी हुई एक इधर पड़ी हुई फिर भी यूनाइट हो जाती है। जरूरी नहीं है ओवरलैप होगी
तो उसके प्रेजेंस नजर आएगी। अगर वो ओवरलैप नहीं है, अलग अलग भी है, हाँ, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा उसकी फिलिंग और उसकी कलर उस ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई हो जाएगी, जो कि दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, एक इधर पड़ा हुआ एक इधर पड़ा हुआ, यूनाइट कर दो हो जाएगा। यूनाइट ये कोई कंडीशन नहीं कहता कि इसमें ओवरलैप हो रहा हो। यूनाइट ने ये नहीं देखना कि ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसने अप्लाई करनी इसकी सेटिंग, चाहे वो फार पड़ी हो, एक इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर में, यूनाइट का हो जाएगा। लेकिन यूनाइट में याद रखना, जो आपका लेयर में टॉप पोजीशन पे होगा उसकी प्रॉपर्टीज रिमेनिंग 3 में या 100 में अप्लाई हो जाएगी। दोबारा देखो, ये मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया, वो आपको नजर भी आ रहा है, ये ब्लू बार्स, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर कौन सी है लेयर? ग्रीन वाली। अच्छा, कंट्रोल के साथ इसको आउट किया और कंट्रोल के साथ ये ब्लू वाले को दोबारा इन किया, और पाथ फाइंडर में यूनाइट। इसका मतलब सिलेक्शन कोई मैटर नहीं करती। कॉरल में थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, उसमें लास्ट जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होता है, चाहे वो बीच में कहीं पड़ा हो, उसकी प्रॉपर्टीज लग जाती हैं। ये मैं चेक करना चाह रहा था, तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है। और एक चीज आप याद रखो, ये सब ऑब्जेक्ट जो कि 10-15 थे वो एक बन गए, ये देख रहे हो, ये एक ही है। पहले यहाँ पे 8-10 सिलेक्ट थे, अब एक ही है ये, और ये क्लाउड बना हुआ है। तो यूनाइट करने से क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तो जो आपका लेयर में टॉप लेयर पे पड़ा होता है उसकी प्रॉपर्टीज लगती हैं, और वो बाकी जितने ऑब्जेक्ट उसके सारा उत्पाद होते हैं उनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। और ये मैं इस थोड़ी देर पहले मैंने जो बात की है उसको मैं आपको वेरीफाई भी कर दूं कि अगर ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है एक, और एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो याद रखना जो आखिरी ऑब्जेक्ट होगा इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक, शिफ्ट के साथ 2, शिफ्ट के साथ 3, शिफ्ट के साथ 4, सिलेक्ट कर लिया, पाथ फाइंडर में गए और यूनाइट कर देता हूं। ये कोई कंडीशन नहीं है कि ओवरलैप होंगे, नहीं भी है तो क्या हुआ। और मजे की बात है, ये आपका एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट होंगे। सिंगल है, किसी एक पे क्लिक करोगे, चूंकि यूनाइट जो कर दिया आपने, फिजिकली अगर कनेक्टेड होंगे तो उसकी प्रेजेंस नजर आएगी, अगर नहीं भी है तब भी यूनाइट हो जाता है। सिर्फ कंडीशन इज दैट कि जो अबव लेयर पे होता है उसकी प्रॉपर्टीज रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन में है उन पे अप्लाई हो जाती है। और अब अगर आप एक को चेंज करोगे तो सारे चेंज होंगे, एक को चेंज करोगे तो सारे चेंज होंगे, क्योंकि ये सारे यूनाइट हुए हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज की मैं आप शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये जो क्लाउड बनाया था ये वाला, अगर इसका ये वाला जो सर्कल है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ होता तो जरा अच्छा इंप्रेशन आता। अब ये कैसे होगा? और क्या यूनाइट होने के बावजूद इन शेप को एडजस्ट किया जा सकता है? यस, वो मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, जब आपने क्लाउड का शेप बनाया था, जैसे ये बनाता हूं, ये देखो, एक शेप बनाई, ऑल्ट के साथ ये, 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 ऑल्ट के साथ ये अब आपने क्लाउड की शेप बनानी है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको रीशेप करना चाहूँ, इसमें से अभी मैं कर सकता हूँ, इसको उठा के थोड़ा बाहर करना है, इसको उठा के थोड़ा बाहर करना है, अभी तो अलाउड है, यहां तक कि इसको स्ट्रेच भी करना है, आप कर सकते हो। किसी एक को क्लिक करके, हैंडल्स है ना, जो दिल करता है कर लो, अभी तो हो जाएगा। लेकिन आफ्टर यूनाइट ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं चाह रहा हूं ऐसा हो, तो आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, और करने के बाद आपने पाथ फाइंडर में जाना है, और इस ऑप्शन जिसका नाम है यूनाइट, क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर देना। क्या? ऑल्ट प्रेस कर देना क्लिक करने से पहले यूनाइट पे। ऑल्ट मैंने प्रेस कर दिया, क्लिक करने लगा हूं, ये ले जनाब, ये यूनाइट हो गया, और ये एज ए सिंगल शेप बन गया, ये देख रहे हो, ये आपका सिंगल शेप बन गया। लेकिन आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप इसमें किसी भी शेप को आगे पीछे कर सकते हो। कैसी जबरदस्त ऑप्शन, ये लो, क्लिक करो, एक बार क्लिक करने से ये सारे यूनाइट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करो,
ऐसे, बल्कि डबल क्लिक कर दो ऐसे, इसको आइसोलेट कर देगा। ये लो, इसको करना है, इसको डबल क्लिक कर दो, ये लो, इसको करना है, डबल क्लिक कर दो, ये लो, साइज बड़ा करना है, ये लो, रोटेट करना है, ये लो, सब कुछ होगा। इसको करना है, डबल क्लिक कर दो, और ये आपको ऊपर नजर भी आ रहा है। ये क्या है? अब कंपाउंड शेप, 8-10 सर्कल या एलिप्स की शेप है ना, ये लेयर 1, और ये है एग्जिट। अगर आपने काम डन कर दिया, एग्जिट कर जाओ स्टेप बाय स्टेप। ये लो, ये चेक करो, लेयर पैनल में आपका ये लेयर पैनल किधर है हमारा? ये लेयर पैनल, ये देखो, लेयर पैनल पे अब आपकी एक छोटी सी एक्सपेंड करने के लिए आइकन आ गया। ये देखो, इसके अंदर कितनी शेप्स पड़ेंगी। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है। यहां से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। जिस शेप को मूव करना रिक्वायर्ड है, डिलीट करना रिक्वायर्ड है, साइज करना रिक्वायर्ड है, वो एक्टिवेट हो गई। और इसको पकड़ के आप दाएं बाएं ऐसे भी कर सकते हो। इसको डबल क्लिक करके आप एक्टिवेट करके इसको आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन ये कब तक होगा स्टूडेंट्स? जब तक आप इसको, अभी देखो, अभी आपके पास मौका है, आप इसके अंदर जाके वर्क कर सकते हो, इंडिविजुअल हर एक सर्कल में जाके वर्क कर सकते हो। एग्जिट करता हूं। अच्छा, एग्जिट करने का एक तरीका ये है कि आप यहां से भी एग्जिट कर सकते हो, पीछे यहाँ पे भी स्क्रॉल करके। वैसे तो एग्जिट यहाँ से हमें, ये बटन है, ये एग्जिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कंपाउंड बात है। अच्छा, ये स्टूडेंट कब तक ऐसा अवेलेबल है ये ऑप्शन? जब तक आप एक्सपैंड पे क्लिक नहीं कर देते। जब आप समझते हो एवरीथिंग इज ओके, गुड, एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करने के बाद वो जो फैसिलिटी थी वो आपसे ले ली जाएगी। अगर एक बार आपने एक्सपैंड कर दिया, अभी ये बटन एक्टिवेट है, ये देखो क्लिक, अब ये डीएक्टिवेट हो गया। अब अगर आपको कहा जाए इस शेप में, ये पूरी शेप है, कंपाउंड है, अब आपको कहा जाए इसको या इसको या इसको कर दो, नहीं होगा। जब तक एक्सपैंड नहीं करते आप कर सकते हो, लेकिन एक दफा एक्सपैंड पे क्लिक कर दिया तो यूनाइट किए हुए ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं होंगे। या उसको आप साइज करना चाहो, रोटेट करना चाहो, वहां से निकालना चाहो, डिलीट करना चाहो, नहीं होगा। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट होगा। और ये देख रहे हो, एक्सपैंड करने के बाद अब इसका नाम एलिप्स 1 2 3 नहीं है, बल्कि इसका नाम है पाथ, और ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। इसका नाम आप चेंज करके जो भी नाम रखते हैं, क्लाउड रख देते हैं। ये अब सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल पाथ है, ये अब आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं रहे। जब तक आपने एक्सपैंड नहीं किया था, और एक्सपैंड कब अवेलेबल होता है? जब ऑल्ट से क्लिक करते हो, वरना नहीं होता। जो इससे पहले मैंने एक्शन किया था क्लाउड बनाने का, उसमें मैंने ऑल्ट नहीं प्रेस किया था। वहां पे मैं, अगर मैं चाहता भी किसी सर्कल को आगे पीछे करना या खत्म करना, नहीं कर सकता था। लेकिन ऑल्ट के साथ मुझे एक फैसिलिटी मिल जाती है कि आप उसको एडजस्ट कर लो, और करने के बाद उसको फिनिश कर दो एक्सपैंड करके। मिसाल के तौर पे ये देखो, आपने यहां पे मून बनाना है, एक और सर्कल बना लेते हैं। यूनाइट करते हैं, हाँ यूनाइट करते हैं। ये देखो, एक सर्कल बनाया। इस तो इन दोनों को अगर आपने एडजस्ट करना हो ना, कि मैं चाह रहा हूँ इसको देखो सेंटर में है कि नहीं है, आसान सा तरीका है जो अगली ऑप्शन बताने लगा हूँ, अलाइन की। अलाइन यहाँ से भी कर सकते हैं, ये अलाइन यहाँ से भी है, और अलाइन ऊपर बटन भी मौजूद है। मैं इन दोनों को हॉरिजॉन्टली सेंटर में लेके आना चाह रहा हूँ, बड़े सर्कल के सेंटर में ऊपर ये आ जाए। एक तो ये कि मैन्युअली आप खुद कर लो, अगर आप समझ तो दिक्कत हो रही है, यहाँ से कर लिया। ये देखो, मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ ताकि आप दिखा सको। ये देखो, यहाँ पड़ा हुआ है, दोनों को सिलेक्ट किया। अलाइनमेंट करने का आसान सा तरीका, ये कर लो, सेंटर में लेके आना, वर्टिकल, ये लो, काम आसान। अंडू कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको अलाइनमेंट की तरफ भी लेके आऊंगा, लेकिन हम इस वक्त ट्रांसफॉर्म, अलाइन एंड पाथ फाइंडर को डिस्कस कर रहे हैं। पाथ फाइंडर में अभी मैं इसको एक और काम करता हूं, कंपाउंड बनाने से पहले या यूनाइट करने से पहले इसको रोटेट भी करवाते हैं, देखते हैं। अभी तो हमने 2 के ऊपर परफॉर्म किया था, अब मैं 2 से ज्यादा, बल्कि 2 के ऊपर नहीं, ज्यादा पे किया था, वो जो क्लाउड बनाया था। ये देखो, आर फॉर रोटेट पता है ना आपको,
ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करना ये भी आपको पता है। रोटेट कितने डिग्री पे करना है ये भी आपको पता है। कंट्रोल डी करने से रोटेट हो भी जाता है, ये भी आपको पता है। और अगर मैं आपको कहूं कि इसको कर दो यूनाइट, ये लो अभी कर देते हैं। सारों को सिलेक्ट करो और पाथ फाइंडर में चले जाओ। अब पाथ फाइंडर में जाके अगर आप समझते हो कि मुझे इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है फ्यूचर में, फाइनल नहीं करना इसको, तो ऑल्ट के साथ क्लिक करना। ये हो गया, ये लो, ये एक कंपाउंड शेप है, यूनाइट शेप है। लेकिन मजे की बात इसमें ये है कि आपके पास फैसिलिटी है, आप इसमें से किसी शेप को भी आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, ये काइंड ऑफ आपके पास एक सिंपल फ्लावर समझ लो, कोई स्टिकर समझ लो, आपके पास एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया जो डिफरेंट शेप्स को आपने यूनाइट करके बनाया है। ठीक है, और लेकिन इसमें एक अच्छी चीज है कि अगर आप चाहो इसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर सकते हो। क्यों? कि आपने इसको ऑल्ट के साथ क्लिक किया है। ये लो, एक दफा क्लिक करने से सारे ऑब्जेक्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। और मजे की बात है, जब क्लिक किया वो देखो एक्सपैंड बटन भी ऑन है। अगर आपने अभी एक्सपैंड कर दिया ना, उसके बाद चेंजेस अलाउड नहीं है। एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपैंड तब करना है जब आप समझो फाइनल हो गया। अभी मैं इस सर्कल को, सेंटर वाले को थोड़ा नीचे लेके आना चाह रहा हूं, मुझे जरूरत है। ये लो, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, इसको भी करना है दोनों को। डबल क्लिक करो, इसको भी करना है, डबल क्लिक करो। आपको कुछ इस तरह की शेप चाहिए थी। ठीक है, आपको इस तरह की शेप चाहिए थी, हो गई। ओके, एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद दोबारा इस पर क्लिक करो, सारे सिलेक्ट हो गए। क्या इसमें मजीद कोई गुंजाइश है, कुछ चेंजेस करनी है? चेंजेस मतलब एनीथिंग, यू कैन ऑल्सो डिलीट समथिंग। अगर आप समझते हो कि यार ये दोनों निकाल दिए जाए, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये लो, ये लो, निकल गए। आप कह रहे हो कि यार नहीं, इसको थोड़ा सा रोटेट करके इस तरफ लेके आना चाहिए, थोड़ा इधर ले आए। ये लो, इसको भी उठा के थोड़ा इधर ले आए। ये लो, इसका मतलब वो जो शेप बन रही है उसको आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हो। और जब हो गया, एग्जिट करो, आइसोलेशन से बाहर आओ, और इसको क्लिक करके अब आपने अगर एक बार एक्सपैंड कर दिया तो ये याद रखना बाद में ये काम नहीं कर सकते। ये एक्सपैंड हो गया। अब आप अगर कहा जाए तो अंडू कर सकते हो, आज तो कर सकते हो, लेकिन कल परसों को नहीं करोगे, क्योंकि अंडू तो हो जाएगा ना। अभी अंडू तो पॉसिबल है क्योंकि अभी इलिस्ट्रेटर में हो, अंडू तब तक अवेलेबल होता है, आपको पता है। क्या आपको यूनाइट की समझ आई कि यूनाइट असल में कर क्या रहा है? यूनाइट आपकी शेप्स को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, आपकी तमाम शेप्स को इकट्ठा कर देता है, और जो आपकी शेप आखिरी वाली होती है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है पूरे पे। इसका मतलब है बहुत कुछ बन सकता है अगर आप बनाने लगो, तो बहुत कुछ बन सकता है। ये मिसाल के तौर पे ये शेप है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको कहा जाए कि विद दिस स्टार यू कैन मेक काइंड ऑफ क्राउन, ये लो ऐसे, ठीक है, यू कैन मेक सम ऑब्जेक्ट लाइक दिस, you can make some object like this. कलर इसके जो रखने रख दो। बस एक चीज याद रखना, जो आखिरी ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होगा, स्टार को ले आओ ऊपर। वो तो आप बाद में भी ला सकते हो ना, स्टार को ऊपर ले आओ, और स्टार की वैल्यूज को आप सेट कर दो। मिसाल के तौर पे कलर ये वाला, अच्छा ये सर्कल को ले लिया, स्टार को लेते हैं, ये स्टार है। पहले क्लिक करो, एक्टिवेट करो, और इसकी पहली वैल्यू दे देते हैं हम, लाइक ये, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर लो।
मिसाल के तौर पे आपको चाहिए ये स्टाइल, अब देखना सब पे लगेगा, यही लगेगा जब आप यूनाइट करोगे, ठीक है। जो आपका टॉप लेयर पे मौजूद है ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है रिमेनिंग यूनाइट करते वक्त। और अगर आप चाह रहे हो कि ये ड्यूरिंग यूनाइट, अच्छा अगर ऑब्जेक्ट कोई दरमियान में पड़ा हो, ऐसे अगर आप समझे तो कोई ऑब्जेक्ट दरमियान में पड़ा हो, इसके साथ क्या होगा? ये भी पड़ा रहेगा। ये ऑब्जेक्ट एक और बना देता हूँ कि ये भी पड़ा रहेगा। ऑब्जेक्ट एक और बना देता हूँ कि ये भी पड़ा रहेगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना देता हूँ कि ये भी पड़ा रहेगा। अच्छा ये देखता हूँ। अब ऑर्डर में जो सबसे ऊपर है इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होनी है। स्टार एक बार फिर भी नीचे चला गया, इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक करना है यूनाइट में तो क्या होने वाला है, ये लो, जो कहा था वही वही कुछ और हो गया और ये कंपाउंड शेप बन गई। ये देखो, ये सारी इसके अंदर मौजूद है शेप्स, सारी जो 8-10 हैं सारी इसमें मौजूद हैं, इसके अंदर ये लिस्ट में ये सारी मौजूद है। अगर आप, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपने ऑल्ट के साथ क्लिक किया, आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इसको डबल क्लिक करके आप इसको अगर अलग भी रख दोगे कोई टेंशन नहीं है, ये आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं कि इसको कनेक्ट करना ही जरूरी होता है। आप अगर चाहो इसको यहां पे भी रखना, स्टिल ये आपका कंपाउंड है, ये यूनाइट है, ठीक है। और ये अगर आपने करने के बाद फाइनल हो गया है, देन यू नीड टू एग्जिट, ये जरूरी है। एग्जिट, एग्जिट, ये एग्जिट हो गए। अब आप इसको क्लिक करो, देन गो विद एक्सपैंड। ये लो जनाब, एक बार चालू कर देता हूं। मैं बीच वाले ऑब्जेक्ट जिक्र करना भूल गया, दरमियान में भी ऑब्जेक्ट हैं जनाब। ये अगर आप देखो, ये भी तो ऑब्जेक्ट था बीच में, ये वाला, वो क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि वो एक पाथ के अंदर ही उसको उसने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, मुझे मौजूद है। यू नीड टू गो विद लाइक दिस, ये कर लिया। करने के बाद एग्जिट एंड सेलेक्ट एंड देन फाइनली एक्सपैंड। बस एक्सपैंड याद रखना, एक्सपैंड एक दफा कर दिया फिर वापसी का कोई ताल्लुक नहीं, कोई चक्कर। ये आपको एक्सपैंड की अगर समझ आ गई हो। अच्छा, आप इसको किसी अल्फाबेट पे भी कर सकते हो सकता है आपको डिजाइन ऐसा बनाना हो लाइक एफ, ठीक है। यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट आउटलाइन, और फिर आपने जिस ऑब्जेक्ट के साथ इसको कंपाउंड करना है वो बता दो, ठीक है। इनके सबके साथ आपने कंपाउंड करना है। प्रॉपर्टीज जो आपका लास्ट ऑब्जेक्ट है उसकी आप सेट कर लो, जो भी देनी है, अदर देन कुछ करनी है, अगर यही रखनी है रखो। ये लास्ट था, इन सबको आपने, अच्छा ये लो, ये लो, ये लो। ये आपने कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सबको सिलेक्ट कर लिया, और लास्ट जो ऑब्जेक्ट है हमें ये है, ठीक है, ये आखिरी वाला, इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। और अगर आप चाह रहे हो कि फ्यूचर में अगर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो और के साथ कीजिएगा। ये लो जी, ये आपका एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया। ये अब कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, यूनाइट ऑब्जेक्ट है।
लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शन है, वो इसलिए है कि आपने इसको ऑल्ट के साथ क्लिक किया था। आप अगर इसको किसी वजह से कुछ चेंजेस करना चाहो, आपको अलाउड है, ठीक है। यू नीड टू जस्ट डबल क्लिक एंड देन पुट, कुछ इस तरह करना है आपने, या ये वाला इसको आपने यहाँ रखना है, कोई भी रीजन हो सकती है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जब हो गया एडजस्ट, यू नीड टू एग्जिट, ये एग्जिट वे है, बैक टू वन लेवल लाइक दिस। जब हो गया है तो इसको दोबारा से एक्टिवेट करके आप एक्सपैंड कर दो। ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट अब आपके पास एक रेडी किया गया लेटर है एक्सपैंड से, ठीक है। इसका मतलब एक्सपैंड सिर्फ आपका शेप्स पे नहीं होता, आपकी कोई भी लेटर को वो कन्वर्ट करके आउटलाइन में उसमें भी कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। अगली ऑप्शन है आपकी माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट, बाल वाला कुछ ऐसी आपको इमेजेस चाहिए होती हैं जिसमें आपको फ्रंट को माइनस करना होता है। ये यूनाइट का कुछ तरतीब है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को आपने यूनाइट की, ये हमने प्रैक्टिस कर ली है। फिर माइनस फ्रंट ये करता है, कोई मून बनाना है आपने, ठीक है, ऊपर जो रखा हुआ सर्कल वो माइनस हो जाएगा, फ्रंट माइनस होगा, बैक वाला ऑब्जेक्ट जितना रह गया, ठीक है, माइनस फ्रंट है। ये भी माइनस फ्रंट से बनाई हुई शेप्स है। फ्रंट में ये सारी सर्कल, दरमियान में भी एक सर्कल, ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, फाइनल शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये जी माइनस फ्रंट आपको अलाउ करता है कि अगर आप के पास कभी रिक्वायर्ड हो कुछ इस तरह का तो आप कर सको, ठीक है। बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप अपनी शेप्स बना लेना और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेके उसको आप माइनस करवा सकते हो, लाइक दिस। कलर डिफरेंट कर देते हो ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले होने क्या लगा है, ठीक है। आपने जो शेप इसकी सेट करनी है, माइनस करनी है फ्रंट वाले को, फ्रंट निकल जाएगा, जो रह जाएगा वो नीचे वाला ब्लू वाला। अब आप इसको ऐसे रखना चाह रहे हो, आप इसको ऐसे रखना चाह रहे हो, आप इसको ऐसे रखना चाह रहे हो, जैसे आपको मून की शक्ल चाहिए, हाफ मून चाहिए, इस तरह का मून चाहिए, या आपको ये चाहिए ऐसे, इतना हिस्सा रह जाएगा ये वाला। दोनों को सिलेक्ट करो और सिंपल सी ऑप्शन है माइनस फ्रंट। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि फ्यूचर में इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो तो किया जाए, ऑल्ट के साथ कर लें। ये शेप बन गई आपकी, लेकिन ये शेप स्टिल एडिटेबल है, ये शेप स्टिल एडिटेबल है। आप इसको क्लिक करके डबल, और इसको आप अपनी मर्जी से कोई पोजीशन करना चाहो, आपको ये बनाना था, 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 आपको इसका साइज बड़ा छोटा करके ये बनाना था, आप कभी भी किसी वक्त कुछ भी कर सकते हो। आपको ये शेप चाहिए, आपको ये शेप चाहिए, आपको ये शेप चाहिए, ठीक है, आपको साइज छोटा करके ये शेप चाहिए। जब फाइनल हो जाए तो एग्जिट करो और इसको एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड कर दिया, उसके बाद चांस कोई नहीं है, ये लो, ये फाइनल ऑब्जेक्ट बन गया आपका माइनस फ्रंट से, ठीक है। ये माइनस फ्रंट का काम है। और माइनस फ्रंट आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हो तो माइनस फ्रंट कर देता है। जैसा गेयर आपने बनाना है, गेयर का आइकन आपने देखा होगा मोबाइल डिवाइसेस पे, और गेयर आइकन का सेटिंग वाला जो होता है बटन, तो अगर आप ये बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो। और यहां तक कि आप टेक्स्ट को भी माइनस कर सकते हो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को भी माइनस कर सकते हो। पॉलीगॉन आपको पता है, ये लो, ये पॉलीगॉन मैंने बनाई, ठीक है। और पॉलीगॉन को हम ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको हम प्लेस कर देते हैं ओवर हेयर। ये एक से ज़्यादा शेप्स हो सकती हैं माइनस जो होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने रख दिया और इस ऑब्जेक्ट का कलर मैं डिफरेंट दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है।
और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर में रखना चाह रहे हैं, आप समझते हो ये सेंटर में है नहीं है, कंफ्यूजन है, तो टेंशन नहीं लेनी, इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन के ऑप्शन में जाके चेक कर लेना, चाहे यहां से चेक कर लो चाहे यहां से चेक कर लो, ये सेंटर हो गया, सेंटर, टेंशन नहीं, हो गया, ठीक है। इनको फिर आपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक करके आर फॉर रोटेट प्रेस करना है और इसका सेंटर मूव करके सर्कल के सेंटर में ले आओ। पर्पल कलर का आपको वहां पे बता भी देगा, ऑल्ट सा क्लिक कर देना और ये आप कॉपी करके इसको यहाँ पे कंट्रोल डी करके रोटेट कर लेना। और अगर आप ऐसे ही चाहिए ठीक है, और अगर आप इसको क्या करना है, माइनस फ्रंट, ये तो एक राउंड सी शेप आ जाएगी, ऐसे ही होगा ना, राउंड सी शेप आ जाएगी, करके देख लेता हूँ। और अगर आप कहते हो इसका इंटरसेक्ट निकाल दें, इंटरसेक्ट भी निकल आएगा, ये इंटरसेक्ट है, अगला क्लिक करोगे, अच्छा ओवरलैपिंग पाथ का कह रहा हूँ, अच्छा इसको आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। वो कैसे कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स को आप कंपाउंड कर लो, यूनाइट कर लो, और फिर नीचे वाले ऑब्जेक्ट में से उसको आप इंटरसेक्ट निकाल लो, हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको चले ये ऑप्शन देखो पहले, ये देख रहे हो, ये चेक कर रहे हो, ये छोटे छोटे डॉट्स, ठीक है। ऑप्शन का नाम क्या है, माइनस फ्रंट। अब ये एक शेप आपके पास है जिसको आपने बड़े तरीके से माइनस फ्रंट से इस तरह बनाया, ये देख रहे हो, ये छोटे से ट्राइंगल्स रह गए हैं कि वो माइनस फ्रंट से उसने उसको निकालने के बाद ये क्रिएट किया है। और आपके पास स्टिल ऑप्शन है, क्योंकि ऑल्ट ऑल्ट प्रेस किया था मैंने, अगर तो ऑल्ट प्रेस किया है, नहीं ऑल्ट प्रेस मैंने नहीं किया, ऑल्ट प्रेस किया होता तो जैसे मैं कर देते हैं, चले इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑल्ट के साथ कर दो क्लिक, ये लो, ठीक है। ये ऑल्ट के साथ क्लिक करने से फायदा क्या होगा कि अगर आप समझते हो कि इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, आप उसको इस तरह एक्टिवेट कर लो डबल क्लिक करने से, और ये देखो, साइड पे डबल क्लिक कर से भी एग्जिट हो जाते हो, ये देख रहे हो। इसका मतलब जिस पॉइंट पे आपको रिक्वायर्ड है डबल क्लिक करो, उसको एक्टिवेट करो और इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लो, ये देख रहे हो, जैसे आप चाहो, ये लो, समझ बात, छोटी छोटी ऑप्शंस हैं। माइनस फ्रंट, माइनस फ्रंट बार बार आपको जरूरत पड़ती है। अच्छा ये मैं अगर आपको कहूँ माइनस फ्रंट क्या टेक्स्ट के ऊपर भी चलेगी, माइनस फ्रंट, ये देखो, चलनी चाहिए माइनस फ्रंट। मिसाल के तौर पे ये शेप है पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन की साइज बढ़ा देते हैं, ये पॉलीगॉन हो गई। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे माइनस फ्रंट करके इस शेप में यहाँ पे दो सर्कल्स को ऐड करवाना है, एक सर्कल ये, कलर इसका डिफरेंट कर देते हैं, माइनस फ्रंट ही होगा ना, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये ले लेते हैं, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, माइनस फ्रंट कर दें, ये लो, सबको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद माइनस फ्रंट कर दो। अगर ऑल्ट प्रेस करके करोगे तो आपको बता दिया मैंने, ऑल्ट के बगैर करोगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एडिट करने की, ये लो माइनस फ्रंट हो गया। तो इसका मतलब है जो भी आपके पास शेप्स हों, ये देख रहे हो, माइनस फ्रंट, तो कभी आपको रिक्वायर्ड हो तो ये ऑप्शन से ये काम कर सकते हो। जहां तक इंटरसेक्ट की बात है, ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। बाद का तो आपको मैंने कल लीव बनाना सिखाया था, तो इंटरसेक्ट से भी बन सकता है, यू नीड टू जस्ट गो विद इंटरसेक्ट, दोनों का इंटरसेक्ट निकाल लो, ये भी आपको लीव क्रिएट कर देता है।
दोनों को सेलेक्ट करो, और अगर आपको रिक्वायर्ड है इसके अंदर चेंजेस करना तो गो विद ऑल्ट। ये ओवरलैपिंग एरिया को रखने देता है, ओवरलैपिंग एरिया रह गया, जो दोनों में कॉमन है वो रह गया। इसके साथ वाला जो है उसमें कॉमन एरिया नहीं रहता, बाकी हिस्सा रह जाता है। फर्क है दोनों में। ये इंटरसेक्ट है जिसमें कॉमन एरिया फाइनल प्रोडक्ट निकलती है। इसके साथ वाला पता क्या नाम है उसका? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में क्या होता है? कॉमन एरिया खत्म हो जाता है, रिमेनिंग एरिया रह जाता है। बाद का आपको उसकी भी जरूरत पड़ती है। शेप्स में आप बना सकते हो, जैसे कि ये मैं करने लगा हूं। अच्छा, ये अब आपके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, स्टिल नीड्स टू एक्सपैंड। जब तक एक्सपैंड नहीं करोगे ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनी, ये फाइनल आ गया। अब इसको आप जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करो, जो मैंने आर फॉर रोटेट आपको सिखाया था, और यहाँ पे अगर आप इफ यू नीड समथिंग लाइक दिस, आप इसको जा सकते हो कॉपी करके, कंट्रोल डी कर देना, ये लो। कोई कभी इस तरह की शेप्स आपको चाहिए हो तो ये बनानी काफ़ी आसान हो जाती है। आप इन तमाम जो शेप मॉड्स हैं ऊपर 4, इनको यूज़ करते हुए आप 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स को यूज़ करते हुए अपनी मर्जी से क्रिएट करते हो जो भी करना चाहो, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक और इसका अटेम्प्ट करते हैं, एक्सक्लूड का भी अटेम्प्ट देख लो। एक्सक्लूड क्या है? एक्सक्लूड बाद का आपको ज़रूरत पड़ती है। एक शेप बनाई, साथ ही एक और शेप बना देते हैं। इसमें जो कॉमन एरिया है वो गया, जो कॉमन एरिया दोनों के दरमियान में है वो गया, एक्सक्लूड हो जाता है। ओवरलैपिंग एरिया गया। ये लो, कभी आपको इस तरह की शेप्स की जरूरत पड़ जाए जो कि पॉलीगॉन से बनाई गई है, 2, जब ऑब्जेक्ट स्टिल आपके पास है, अगर आपने इसको एक्सपैंड किया होता तो आपके पास चांस था, ठीक है। अंडू कर देते हैं। अगर आप इसको, ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, ये दोनों को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करने लगा। ये 4 ऑप्शन के लिए ऑल्ट का है क्लिक, नीचे वाली 6 ऑप्शन में ये नहीं चलता। एक्सपैंड का कोई रोल नहीं है, सिर्फ 4 ऑप्शन के लिए है। यूनाइट, दूसरा क्या है? नहीं नहीं, फ्रंट माइनस, फ्रंट माइनस करता है। हाँ, ये देखो ऑल्ट के साथ करता हूँ। अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप कल को इसको आइसोलेट करके, ये देखो, आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, आपको ये चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए। देख रहे हो 3D काइंड ऑफ। इसका मतलब कोई आपको लोगो बनाना हो, कोई इस तरह का एक्शन रिक्वायर्ड हो, आप इजीली इसके साथ परफॉर्म कर सकते हो। और जब ये हो गया, एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद इसको एक्सपैंड कर दो, ये हो गया एक्सपैंड, और ये आपकी एक शेप बन गई है। और इस शेप को आप बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए कुछ भी आपको रिक्वायर्ड हो, कहीं पे भी आप इसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह के आपको एक्शन रिक्वायर्ड हो, आराम से कन्वर्ट टू स्ट्रोक करके और भी आउटलाइन करके और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपैंड, और एक्सपैंड के साथ ये 4 ऑप्शन। और एक्सक्लूड करता क्या है? एक्सक्लूड आपके जो कॉमन एरियाज हैं उनको निकाल देता है। और इसका मतलब है अगर यही चीज मैंने इसके साथ वाले ऑब्जेक्ट पे की होती तो क्या करेगा? कॉमन एरियाज को खत्म कर देगा। करके देख लो, ये लो, जैसे ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक है। शेप बनाने के बाद इसको चल डिफॉल्ट ले आते हैं और इसके ऊपर लाइक
लाइन लगा लें, एक्सक्लूड कर दें लाइन को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये लाइन लगा दी सेंटर में, ठीक है। इसकी प्लेसमेंट अगर आपको सेंटर में नहीं आ रही ना सही तरीके से, तो आपको मैंने एक तरीका बता दिया है कि आपने दोनों को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अलाइन में चले जाना है। अलाइन हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है, जो इंशाल्लाह कल मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ये यहाँ से कर लेना। बाकी जहां तक इसका वेट बढ़ाना है, अगर आप वेट बढ़ाना चाहो वेट बढ़ा लेना, ये लो। और अगर आप इसको करना चाह रहे हो कर्वेचर, वो भी कर लीजिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर मैं इसको रोटेट भी करना चाह रहा हूँ सेंटर पॉइंट के अराउंड। सेंटर को मुझे यहाँ लेके आना है, आर फॉर रोटेट, और यहाँ पे आपने ऑल्ट प्रेस करके लो जी। एक्सपैंड, देख रहे हो जो कॉमन एरिया है वो क्या हुआ, एक्सक्लूड हो गया। जस्ट मैंने एक आर्क बनाई, आर्क बल्कि बन गई, आर्क को मैंने बेंड कर दिया, ठीक है। आर्क समझ लो, आर्क तो नहीं थी, लाइन थी। लाइन के ऊपर कर्वेचर के साथ आपने इसको थोड़ा सा बेंड किया था। ये देख रहे हो किस तरह के आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर सामने आ रहे हैं, समझ रहे बात को। तो एक्सक्लूड क्या करता है, आपके कॉमन एरियाज जो होते हैं उनको वहां से रिमूव कर देता है। ये लाइंस वहां से रिमूव हो गई, ठीक है। और बाकी एरिया आपका सर्वाइवल के तौर पे स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करके कुछ क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। और बाकी जहां तक हमारे पास 15 मिनट है, मैं चाह रहा था ये रिमेनिंग जो नीचे वाली ऑप्शन है ना, इसमें एक्सपेंड नहीं चलता। इसका मतलब जो करना है सोच समझ के करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें अंडू तो हो सकता है, लेकिन कल परसों अगर आपने एक्सपैंड नहीं किया तो आपको एडिट की ऑप्शन अवेलेबल थी शेप मॉड्स में, लेकिन पाथ फाइंडर की इन 6 ऑप्शंस में नहीं है। ऊपर उसका टाइटल क्या है, शेप मॉड्स, शेप मॉड्स के साथ एक्सपैंड चलता है। नीचे वाली 6 ऑप्शन है पाथ फाइंडर, इसमें ये अवेलेबल नहीं होती। कौन कौन सी ऑप्शन है, इनको देख लेते हैं। ये जी पाथ फाइंडर, शेप मॉड्स हमने डिस्कस कर ली, अब पाथ फाइंडर को डिस्कस कर लेंगे। है बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। बाकी ये है कि आप एज ए यूजर इसको किस तरह इस्तेमाल करते हो। तो पाथ फाइंडर में कौन कौन सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, पहली है जी डिवाइड, दूसरी है ट्रिम, तीसरी है मर्ज, चौथी है क्रॉप, पांचवी है आउटलाइन, और छठी है माइनस फ्रंट। और माइनस फ्रंट में सबसे पहले आपको बताता हूं, क्योंकि आपने माइनस बैक पहले क्या किया था, फ्रंट माइनस था ना, ये फ्रंट, ये माइनस फ्रंट है, और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, माइनस बैक है, बस ये फर्क है। तो इसका मतलब ऑप्शंस क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, पहली ऑप्शन माइनस बैक, दूसरी ऑप्शन डिवाइड, तीसरी ऑप्शन ट्रिम, चौथी ऑप्शन मर्ज, पांचवी ऑप्शन और कौन सी है, आउटलाइन। बस यही है, माइनस बैक हो गई, ये क्या है, आउटलाइन हो गई, ये क्या है, क्रॉप, क्रॉप भी है जी। अच्छा, ये ऑप्शंस हैं पाथफाइंडर की, और इसको हम जल्दी से जल्दी मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ ताकि हमारा आज का दिन पाथफाइंडर के नाम हो गया, ठीक है। सारी ऑप्शन हमने डिस्कस कर ली हैं, और अब आपका इस्तेमाल उसका कैसे करना है ये आप जानो, आगो काम जाने, समझ रहे हो। पहले देखो माइनस बैक, माइनस बैक का मतलब क्या होता है,
कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हो कम से कम 2, तो डिफरेंट डिफरेंट ले लेना ताकि आपको पता चले। दोनों को सिलेक्ट करना और ये जी माइनस बैक, बैक वाला ऑब्जेक्ट माइनस हो जाए पूरी शेप में से, हो गया बैक वाला ऑब्जेक्ट। और अगर आपके ऑब्जेक्ट ज्यादा हो तो ये सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करके अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर में ले आया, ठीक है, और इसको आर प्रेस किया, कंट्रोल डी, सब कुछ सिलेक्ट किया। ऑप्शन का नाम क्या है, क्या किया इसमें, माइनस बैक। अब ये सल में से रिस्पॉन्ड कैसे किया, माइनस बैक उसने सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर उसने अप्लाई करके दिखा दिया। जैसे इसको एक तरीका और हो सकता है, इनको कंपाउंड कर दें, यूनाइट, ठीक है, माइनस बैक हुआ ना, माइनस बैक हुआ कि नहीं हुआ, जो माइनस था वो पीछे वाला बैक ऑब्जेक्ट माइनस हो गया, यही करता है ये। लेकिन अगर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों तो उनको कंपाउंड पहले कर लेना, ठीक है, कंपाउंड पहले कर लेना, तो ये अब आपको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपका ये अवेलेबल हो गया। इसको आप अगर चाहो तो आपके पास स्ट्रोक की ऑप्शन अवेलेबल है, अच्छे अच्छे स्ट्रोक्स लगाओ, अच्छी सी प्रोफाइल लगाओ, ये लो, फिलिंग इसकी कर लो मुनासिब सी, ये लो, ठीक है ना, ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, और यहां से आप इसकी स्ट्रोक की वैल्यू को हाई करके देख लो, यहां से आप जो दिल करता है, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये आप अच्छे अच्छे से स्टाइल लगा के देख लो, ये सारे अवेलेबल हैं। वेट कम कर लेना अगर आप समझते हो नहीं दिख रहा सही, ये लो, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट आपने क्या वहां से किया था, कुछ ऑब्जेक्ट बनाए और माइनस बैक को करने के बाद आगे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, इनके थ्रू आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके देखिएगा। देख रहे हो क्या क्या डिजाइन बन रहे हैं, माइनस बैक। अच्छा, माइनस बैक के अलावा एक और ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, डिवाइड। डिवाइड क्या करता है, नाम से जाहिर है, डिवाइड कर देता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हों और उसको आपने अगर डिवाइड करना हो किसी पॉइंट से, आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में ये ले लिया, ठीक है, और भी इसी तरह के ऑब्जेक्ट जो आपने बनाने हैं आप बना लो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्कल भी बना देता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार भी बना देता हूँ, पॉलीगॉन बना देता हूँ, जो दिल करता है। अगर आपसे कहा जाए इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड आपका नाम से जाहिर है वो डिवाइड के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पे ये एक लाइन है, ये मैं इस तरह डिवीजन इसकी करना चाह रहा हूं, जो भी इस ऑब्जेक्ट के बिलो ऑब्जेक्ट होंगे वो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, नाम से जाहिर है डिवाइड, ठीक है। ये देखिएगा, ये लो डिवाइड होने लगे हैं, ये ऑप्शन है डिवाइड की, क्लिक कर दो, ये लो हो गया। अब चेक करो, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, इसको आप राइट क्लिक करके ना अनग्रुप कर लीजिएगा और फिर ये देखिएगा, ये लो
हर सेगमेंट को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हर सेगमेंट को, हर चीज को उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो लाइन के उस पार था वो उधर हो गया, जो इस पार था वो इधर हो गया। चेक कर लो, हर चीज को इसने डिवाइड कर दिया, हर सेगमेंट को इसने अलग अलग कर दिया। ये लो, ये लो, ये लो, ये देखो, हर चीज अलग अलग हो गई। जो उस लाइन के नीचे थी उसने दो हिस्से इसके कर दिए, हर चीज अलग हो गई। ये भी हर चीज उसने अलग कर दी। ये देख रहे हो, ये जो भी लाइन के, और यहां तक के लाइन को भी, हर सेगमेंट को अलग। अच्छा, ये चीज जो आपको मैंने की है ना डिवाइड की, ये टेक्स्ट के लिए भी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई हेडिंग वेडिंग है और आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हो इनटू टू पार्ट्स, ये ऑप्शन है आपके पास, कर सकते हो। जैसे ये हेडिंग है और आपको कहा जाए इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है, आप इसको दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, आप तीन हिस्से भी कर सकते हो। जैसे ये एक हेडिंग है, इसके ऊपर मैं लाइन लग, इसको पहले तो एक काम करना, इसको आउटलाइन में क्रिएट कर लेना, फिर ये लाइन लगाना ऐसे, जो भी आपने लगानी है लाइन, ये आपने लगा दी, ठीक है। लाइन लगाने के बाद इसका स्ट्रोक अगर आपने देना है दे दो, स्ट्रोक भी मैंने दे दिया। और अगर आपको कहा जाए इसको डिवाइड कर दो, दे लो, डिवाइड होने लगा है। इन दोनों को सिलेक्ट करो और डिवाइड पे क्लिक कर दो। ये क्या करता है, डिवीजन क्रिएट कर देता है क्लिक करने पे। अब हो गया है, इसको अब आप अलग अलग कैसे करोगे, यू नीड टू मेक इट अनग्रुप। ये जरूर कर लेना, वरना स्टूडेंट कहते हैं सर वो होता ही कुछ नहीं। अनग्रुप करोगे, अनग्रुप करने के बाद ऊपर वाले सेगमेंट को अलग से सिलेक्ट कर लो। ये हो गया, इसको डिस्टेंस कर लो, ये लो। यहां तक कि इसके ऊपर इंडिविजुअली प्रॉपर्टी जो देनी है वो भी दे सकते हो, इसके ऊपर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो देनी है वो भी दे सकते हो। अलग अलग हो गए, दो सेगमेंट बन गए। बाद अगर आपको ऐसी हेडिंग चाहिए होती है, ठीक है, अब वो डिवाइड से होती है, डिवाइड से आप उसको दो, उसको बराबर या जैसे आप चाहो। अच्छा, ये डिवीजन एक से ज्यादा भी हो सकती थी, आप एक लाइन इधर लगा रहे थे, एक ऊपर लगा रहे थे, तीन अलग अलग हो जाते सेगमेंट। समझ आ रही है? ये अंडू कर देता हूँ, ये था ना, ये डिवीजन मैं एक यहाँ पे भी डाल देता हूँ। चेक करते हैं, लेट्स सी। डिवाइड काम है, डिवाइड करना हो गया। इसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर लेना। उसके बाद ये आपके तीन सेगमेंट्स बन गए हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक बीच वाला। अब आप इन तीनों को अलग अलग आप ट्रीट कर सकते हो। ये डायगोनल भी कर सकते थे ऐसे, ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है, आप डायगोनल कर लो। और इसको आप हर, जो आपका सेगमेंट है ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे अवेलेबल होगी। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हर एक को अलग अलग भी कर सकते हो, कलर वलर। इसको अलग करना है, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ इसको भी कर लिया। तीन को एक जैसा रखना है, तीन को डिफरेंट करना है, ये लो। फिलिंग मैंने की है, ऑब्जेक्ट बन गया ना, ऑब्जेक्ट है ये। एक, शिफ्ट दो, शिफ्ट तीन। समझे बात को? ठीक है ना, शिफ्ट एक, शिफ्ट दो, शिफ्ट तीन, शिफ्ट चार। तो कलर यहां से आप बता दो जो भी करना है। कभी आपको इस तरह के डिजाइन की रिक्वायर्ड हो, आप आराम से डिवाइड, डिवाइड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी ट्रिम की। ट्रिम क्या करता है,
ट्रिमिंग करता है, ट्रिम ही करता होगा ना, और क्या करना उसने। ये एक ऑब्जेक्ट है और यू नीड टू ट्रिम दिस वन। कलर डिफरेंट लेना है, ले लो। अच्छा, एक और ले लेते हैं, इसका भी डिफरेंट कलर कर देते हैं। एक और ले लेते हैं, इसका भी कलर डिफरेंट कर देते हैं। ये देखना ट्रिम करता क्या है, ट्रिम का फायदा क्या है, ट्रिम से होता क्या है। आपने अगर सारे ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किए हुए हैं, हर ऑब्जेक्ट ने ट्रिम होना है, करना है नीचे वाले को। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन का नाम है ट्रिम। ये देखो, अनग्रुप, अनग्रुप कर लेना, ठीक है। ये दो, ये लो, ये लो। ये नीचे वाला जो सबसे स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे नीचे था ना, ये इफेक्ट हुआ तीनों से, क्योंकि तीनों स्टैकिंग ऑर्डर में इसके ऊपर थे, और जो जो पोजीशन लिए हुए थे उसके मुताबिक ट्रिमिंग हो गई। ये काम है इसका, ठीक है। बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट ऐसे करते हो, तो ये ट्रिमिंग क्या करता है, हर ऑब्जेक्ट जो नीचे उसके बिलो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रिम कर देता है। इसको एक और अंदाज में देख लेते हैं, एक अब शेप बना देते हैं, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं। ठीक है, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और ट्रिम पे क्लिक कर देते हैं। चेक कर लो, अनग्रुप करो पहले इसको, अनग्रुप जरूर कर लेना, इन ऑप्शन में अनग्रुप करना पड़ता है, ठीक है। ये लो, ये लो। समझ आइए क्या हुआ, ये ट्रिमिंग की है। हर ऑब्जेक्ट जो अबव लेयर पे था उसने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। ये फर्क है माइनस बैक से। कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट चाहिए हो, ये ट्रिमिंग से क्रिएटिव है। हर ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है बिलो पे, अबव ने उसको ट्रिम करना है। अगर वो ऑब्जेक्ट आपका एक से ज्यादा है तो वो भी लाजम है ट्रिम करेंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे इसको एक और अंदाज में देख लेते हैं, ट्रिम को देख लेते हैं एक और अंदाज में। ये आपके पास शेप है, ठीक है। और ये आपके पास कुछ और शेप्स हैं। ये लें जी, सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट किया और ट्रिम पे क्लिक कर दिया, हो गया। राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो, हो गया। ये देख रहे हो, आपका हर सेगमेंट अलग अलग हो गया। हालांकि ये एक बिग रेक्टेंगल था, ठीक है। बाद अगर आपको इस तरह के डिजाइन क्रिएट करने हों तो ये ट्रिम से इजीली आप कर सकते हो। हर ऑब्जेक्ट ने अपने मौजूद नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम किया। इत्तेफाक से इस वक्त तो ऑब्जेक्ट एक ही था जो टारगेट था, वो रेक्टेंगल था, ठीक है। वो रेक्टेंगल ही तो था, ट्रिम हुआ कि नहीं हुआ, किया उसने ना। तो बाद अगर आपको ये हेल्पफुल होते हैं, नहीं जो बीच में चाहिए निकाल, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे ही रखने हैं आपने, ये लो, ठीक है। समझ लो बात। तो हर ऑब्जेक्ट ने जो उसके बिलो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रिम कर देना है, ठीक है जी। ट्रिम का यही काम है,
ट्रिमिंग करता है। हाँ, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हों तो ट्रिमिंग वो आपको उसकी कर देगा, अलग अलग कर देगा। और ये क्योंकि पूरा क्रॉस कर रहा था इसलिए सेपरेट हो गया। अगर ये क्रॉस ना कर रहा होता तो कुछ और सीन होता। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह का हमें रिक्वायर्ड है। समझ लो, वही किया ना जो था उसका फंक्शन, ट्रिमिंग हो गई। आप अपनी इस तरह की शेप्स कुछ रिक्वायर्ड हो कभी तो ये आप बड़े आराम से बना सकते हो ट्रिमिंग से। उम्मीद है आपको ट्रिमिंग की भी समझ आ गई होगी। अब आपकी जो आखिरी ऑप्शंस हैं, एक मर्ज है। मर्ज क्या करता है स्टूडेंट्स? टाइम कितना हो गया है? मर्ज क्या करता है, मैं चाह रहा था ये इसको हम खत्म कर दें। एक मर्ज है, दूसरा क्रॉप है, और तीसरा आउटलाइन है। जल्दी से इसको दिखा दूं आपको, एक दफा परफॉर्म करके ये भी देख लेते हैं। मर्ज नाम से जाहिर है, जहां जहां आपके कलर्स सिमिलर होंगे उनको मर्ज कर देगा ऑब्जेक्ट को। सिमिलैरिटी पे डिपेंड करता है। मर्ज कब करेगा? जब ऑब्जेक्ट के अंदर, शेप्स के अंदर आपकी फिलिंग सेम होगी, वहां वहां मर्जिंग होगी, वरना नहीं करेगा ऑब्जेक्ट को, उसको सेपरेट ही रखेगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, इनके कलर चूंकि मैंने डिफरेंट कर दिए हैं, मर्जिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कलर की सिमिलैरिटीज के ऊपर, तो उनको मर्ज करना है कि नहीं करना। ठीक है, उनको मर्ज करना है या नहीं करना, उनको मर्ज करना है या नहीं करना। आपने जो भी ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, अगर आपको उसको भी मर्जिंग रिक्वायर्ड हो तो ये प्रॉपर्टीज की बेस पे मर्ज करता है, उसकी वैल्यूज को चेक करके मर्ज करता है। अगर वो आपके ऑब्जेक्ट की सिमिलैरिटीज हो और दूसरा कनेक्टिविटी हो तो उनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बना देता है। कनेक्टिविटी भी होनी जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं ऑब्जेक्ट यहां पे बना लेता हूं, ये लो, एक ये है, एक इसके साथ एक और बना देता हूँ, और इनको आपस में कनेक्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, इनकी बाउंड्री आपस में कनेक्टेड है, कलर भी सेम होने चाहिए। अब ये दो ऑब्जेक्ट सिंगल हो जाएंगे। ये दो ऑब्जेक्ट सिंगल हो जाएंगे। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इन ऑब्जेक्ट को भी सिंगल कर देगा, जैसे ये बनाता हूं, ये लो, चूंकि इनकी कलर मैच कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेगा इसको। अच्छा, कलर तो ये भी मैच कर रहा है लेकिन ये डिस्टेंस पे, दैट्स वाई। अब होगा पता क्या, फाइनल क्या होगा, ये एक कलर है अलग, ये मर्ज होके इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वैसे ऑब्जेक्ट इस वक्त कितने हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 के करीब ऑब्जेक्ट्स हैं। आप जब मर्ज करता है, मर्ज इस चीज को मेक श्योर करता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट जिनकी कलर वैल्यू सेम होंगी उनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे क्रिएट कर देता है। जो भी हैं शेप्स, एनी शेप्स, लाइक ये, अच्छा, सर्कल ये भी हैं, सर्कल ये भी हैं, लेकिन इसमें और उसमें फर्क है। इसमें ये कनेक्टेड है, इसमें ये कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट एक ही लेयर पे नहीं लेके आएगा। आपको पता है हर चीज अलग अलग लेयर पे है, इनकी लेयर मर्ज हो जाएंगी, लेकिन किन लेयर्स को मर्ज करेगा? जिनके कलर की सिमिलैरिटीज होगी प्लस आपस में कनेक्टेड होंगे। ये कंडीशन है मर्ज की। बाद में आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, आप चाह रहे हो यार जिनके कलर्स मैच कर रहे हैं ना आपस में और वो कनेक्टेड भी हैं, तो उनको सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे क्रिएट कर दो, हो जाएगा। ये देखो, चेक कीजिएगा, ये पूरे आपके इस करंट
आर्टबोर्ड के ऊपर ये सारे ऑब्जेक्ट इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन आफ्टर अटेम्प्टिंग मर्ज ये देखो क्या होता है, कितने हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 ऑब्जेक्ट हैं। देखना क्या होने लगा, ग्रुप बना और ग्रुप के अंदर किन किन को इकट्ठा कर दिया, जिनकी बाउंड्रीज आपस में कनेक्टेड थी और कलर भी जिनका मैच कर रहा था। जैसे ये, जैसे आइज वाला पार्ट, बाकी नहीं हुए, हालांकि कलर सेम है, ये भी ब्राउन था, ये भी ब्राउन था, और ये बिग जो सर्कल है ये भी ब्राउन था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनकी बाउंड्री आपस में कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो मर्ज क्या करता है कि दो चीजें इसको जो है वो करने के लिए लाजम है, कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कलर ज्यादा सेम तो मर्ज होंगे वो ऑब्जेक्ट, और दूसरा उनकी बाउंड्रीज भी कनेक्टेड हो, वरना नहीं होगा ये मर्ज। ठीक है, ये आमतौर पे अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो और उसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट पड़े हो, आप चाह रहे हो कि जिनके कलर कम से कम मैच हैं, उनकी लेयर्स तो कम हो जाए ना, रिड्यूस हो जाए, वो कम से कम लेयर्स के ऊपर आपकी पूरी पूरी जो क्रिएटिविटी है वो सामने आ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट मर्ज। और मर्ज के बाद एक है क्रॉप, एक है आउटलाइन। अब आउटलाइन और क्रॉप में क्या फर्क है, क्रॉप क्या करता है, क्रॉप क्या करता है, हाँ वो तो करेगा, ये वैसे आंसर सही नहीं है, क्रॉप सर क्रॉप ही करेगा, और क्या करना है उसमें। अच्छा, कुछ इस तरह का सीन है, ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट कोई भी ले लो, मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं समझाने के लिए, ये रेक्टेंगल मैंने इधर ड्रॉ किया इतने हिस्से में, कलर सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट ले लेता हूं, जितना हिस्सा इसके अंदर आ गया वही क्रॉप होगा, इसके अंदर वाला क्रॉप। क्या किया इसने, तो वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था सबको, सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट करना जरूरी है भाई, सिलेक्ट हुआ कैसे है भाई, ये लो, सबको सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद हालांकि ऑब्जेक्ट ये आपको दिख रहा है बाउंड्री, ये बाउंड्री वाले ऑब्जेक्ट रह जाएंगे जो इनसाइड होंगे, क्रॉपिंग बाद में आपको करनी पड़ सकती है। ये लो, कैसा कमाल का टूल है कि आपका जो बाउंड्री जो आपने डिक्लेयर की है उसके इनसाइड जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो प्रेजेंट रहेंगे, बाकी आउट जितना उस बाउंड्री के अंदर आ गया हिस्सा वो रह जाएगा, बाकी खत्म। ये डिफरेंट कलर्स भी हो सकते थे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकते थे, और कार्डबोर्ड पे फैले में है, आप चाह रहे हो मुझे एक हिस्से को सिर्फ क्रॉप करना रिक्वायर्ड है, तो ये जरूरी नहीं कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये रेक्टेंगल ही हो, इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता था, है, क्या ये स्टार हो सकता है, यू नीड टू सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट जो इसकी बाउंड्रीज के इनसाइड हैं वो रह जाएंगे, नेम इज, उस बाउंड्री के स्ट्रक्चर के मुताबिक उसको क्रॉपिंग कर देता है, तो इसका मतलब अबव ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो आपका सर्वाइवल है। बात ये है क्या ये टेक्स्ट के ऊपर होगा, हम्म, ये टेक्स्ट पे भी चलेगा, तो नहीं चलेगा भाई, टी फॉर टेक्स्ट, बिग साइज, बिग फॉन्ट, कन्वर्ट, देन गो क्रॉप, समझे बात को, जो शेप है उसके मुताबिक, इसका मतलब आपके पास बेतहाशा ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं पूरे हार्डबोर्ड पे, आप उसको कैप्चर करना चाह रहे हो विद समथिंग कंटेनर के अंदर,
तो कंटेनर मतलब कोई वो आपका शेप भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है उसके अंदर वो, और यहाँ तक कि पेन के साथ बनाई हुई शेप भी हो सकती है। क्या ख्याल है? पेन के साथ भी तो हो सकती है, पेन से कोई इसमें मसला थोड़ी है, पेन भी तो एक शेप ही बनाता है। तो बाद वक़्त आपको इन ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करना होता है इन समथिंग, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे उसको बताओ और अप्लाई कर दो। लाइक ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ये लो ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी कर देते हैं, इसका कलर ये कर देते हैं, ठीक है, इनका कलर ये कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं ये लो। और अगर आपको इसको किसी शेप के अंदर इंसर्ट करना है, ये भी हो सकता है ना, पेंटिंग ये लो, उसको क्या मसला है? ये पेन टूल से आपने शेप बनाई, इसको हम क्लोज नहीं हुई सही, यहाँ बना लेते हैं साइड की तरफ। ये शेप है, ठीक है, इसको आप डिफ़ॉल्ट ले जाते हैं ताकि आपको दिखे। ये इसको आप यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर इसके ऊपर रख लो, ठीक है, रखने के बाद में सब कुछ सेलेक्ट करके क्रॉप करवाना, उस शेप के मुताबिक क्रॉप हो, ठीक है। ये क्रॉप ये करता है। और जाने से पहले आखिरी चीज़ हमारी वो है आउटलाइन। ये आउटलाइन क्रिएट करता है। किस चीज़ की आउटलाइन? जो शेप है उसकी जो आउटलाइंस होती हैं वो दे देता है। मिसाल के तौर पे ये शेप है, ठीक है, इसके अंदर मैं फिलिंग कर देता हूँ कलर की, रेड कर देता हूँ, एक और शेप बनाता हूँ, ये लो, ये लो, ये 3 शेप्स बनाई मैंने। इनकी आउटलाइन कोई नहीं है, ठीक है, तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, कलर इनका डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। इसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ, ये लो, इसका कलर मैं कर देता हूँ। ये आमतौर पे ना जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो फिलिंग होती है वो आउटलाइन में क्रिएट कर देते हैं, उसकी आउटलाइंस बना देते हैं। अब ये 3 ऑब्जेक्ट आपको रेड, ग्रीन, ब्लू नजर आ रहे होंगे, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक ऑप्शन जिसका नाम है आउटलाइन, उस पर क्लिक कर दिया। जैसे आउटलाइन पे क्लिक किया, गौर कीजिएगा क्या हुआ, फिल ऑब्जेक्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट कर दो, बस इतना ही काम है। आउटलाइन बना देता है ना, उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन जनरेट कर देता है। ये आउटलाइन जनरेट करने के लिए होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल।